बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। हम बात करते हैं कि कैसे इस मुल्क को तमाम दुश्मनों से महफूज रखना है। हम बात करते हैं कैसे आम आदमी को महंगाई से और आम आदमी की जो नीड्स है उनको कैसे पूरा करना है। सूबाई हुकूमतों से लेकर वफाकी हुकूमतों का ये महवर होता है कि वो अवाम उनको वोट देता है और अवाम के वोट से जब वो ऐवानों में आते हैं तो अवाम की फलाह और अवाम की बहबूद के लिए वो काम करते हैं, वो ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं जिसमें आम आदमी का भला हो। लेकिन वफाकी हुकूमत के 3.25 साल गुजरने के बावजूद महंगाई पै दर पै बढ़ती जा रही है। आम आदमी वो कहते हैं कि एक वक्त की रोटी खाने से भी अब जा रहा है। क्या वाकई यहाँ पर भी ब्राज़ील वाले हालात होंगे? जब दुनिया पर हम नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ रहा है महंगे ममालिक में, जहाँ पर महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। ये महंगाई कब कंट्रोल होगी? पीएम इमरान खान साहब ने जिस तरह जो कमेटी तश्कील दी है कि आम आदमी जो कि रिक्शा चलाता है, जो कि बाइक चलाता है, जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा, उस पर भी गौर और फिक्र जारी है। अवाम तक समर कब पहुंचेगा, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, क्या फिर से फाल हो रही है? जिस तरह कमरुज़्ज़मा कहरा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा है कि लॉन्ग मार्च भी होगा और हुकूमत को भी घर भेजेंगे। ये वही अयाम हैं, ये वही मंथ्स हैं कि जब हम लास्ट ईयर पे नज़र डालते हैं तो इन्हीं महीनों में, इन्हीं ठंडे मौसमों में यही गर्मा गर्म बातें थी और फिर से ये बातें की जा रही है। क्या ये बातें हैं या कि वाकई हुकूमत के लिए अपोजिशन की जमातें चैलेंज का बायस होंगी या सिर्फ महंगाई इस हुकूमत के लिए चैलेंज? इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा तहसीन आबदी साहबा। इनसे ये भी पूछेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो धड़े हैं उनमें फिर से बहादराबाद, एमक्यूएम पाकिस्तान बहादराबाद में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम ओआरसी के रहनुमा जनाब फारूक सत्तार साहब को। जी तहसीन, क्या आप सुन सकती हैं? जी साजिद जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा तहसीन आबदी साहबा ने मैं ज्वाइन किया है। तहसीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। थैंक यू सो मच साजिद। बहुत शुक्रिया। तहसीन, बताइएगा कि अब तो फिर से आप लोग लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि फिर से सॉफ्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके वज़रा दे रहे हैं। क्या फिर से पीडीएम में आप शामिल होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साजिद, हमने जो हमारा वही मौक़िफ़ है से अपॉलॉजी है। हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स थे एएनपी, उनसे भी अपॉलॉजी की जाती है, उनको भी मनाया जाता है। तो हमको इतने रिजिड नहीं है कि एक तहरीक जो प्योरली आवाम के लिए बनाई गई थी, जो हमने ही बनाई थी, हमने ही पीसी बुलाई थी, हमारा ही इनिशिएटिव था, और तो हालात हुए वो सबको पता है, तमाम आवाम को पता है, आपको भी पता है। अगर वो अपॉलॉजी करते हैं, अपनी गलती मानते हैं जिस तरह के उन्होंने शोको सहारत किया था, तो वाई नॉट? हमें आवाम के लिए निकलना है, हमें इस दुश्मन हुकूक के खिलाफ निकलना है, तो क्यों नहीं? ठीक है। आपके लिए जो ये चेमागोइयाँ थी कि जिस तरह आपने खुद कहा कि फाउंडर भी आप थे, पीडीएम के लीड भी आप लोग कर रहे थे, फिर सबसे पहले किनारा भी आप कर गए थे, मतलब साइड हो गए थे आप इस डेमोक्रेटिक अलायंस से। लेकिन अब जो सम्राट आपको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी आप लोगों को मिले और आज खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत भी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर रवाबित हैं आपके तहरीक इंसाफ से? आप नहीं चाहते कि वक्त से पहले ये हुकूमत जाए, आप चाहते हैं कि ये हुकूमत आईनी मुद्दा पूरा करे? साजिद, हम किनारा नहीं हुए थे, हमारे साथ एक गलत एक्ट हुआ था, हमने उसका प्रोटेस्ट के तौर पे हम उससे अलग हुए थे। अगर जब भी हमसे अपॉलॉजी कर ली जाती तो ये तमाम मामला इतने लंबी तूल भी ना खींचे जाते। जहां आपने बैंक टूर की बात की, तो देखिए साजिद, हम तो बड़े सख्त हालात थे। खुर्शीद साहब की रिहाई की बात की तो जो है वो उन्होंने जो है वो पाबंद सलसल गुजारा है। अब जाके हुई, हम ऐसे लोग नहीं है कि जो एनआरओ लेके बाहर भाग जाए, कभी इलाज के बहाने, कभी मरीज को देखने के बहाने। वो वहाँ डील होती है जहाँ पे एनआरओ भी मिल रहा होता है, जहाँ बाहर जाने की इजाजतें भी मिल रही होती हैं, जहाँ बेल्स भी मिल रही होती हैं। हमारी बेल को कितना टाइम लगा ये आपको भी पता है कि कितना अरसा खुर्शीद साहब ने जो है वो जेल में गुजारा है। तो ये बात हम पे तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती है। नहीं तो फिर आप पर सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप क्यों फिर मुतालबा कर रहे हैं अपॉलॉजी का? आपसे क्यों अपॉलॉजी करें पीडीएम की तमाम जमातें हैं? आपको नहीं लगता कि ये कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है? अफवाम और तफहीम के साथ आप लोग मामला हल भी तो कर सकते थे।
साजिद ये एथिक्स होती हैं, ये जो है ये वैल्यूज होती हैं, ये मॉरल्स होते हैं। आप किसी के साथ गलती करें, आप किसी के इंसल्ट करने की कोशिश करें तो अपॉलॉजी जो है ना ये एथिक्स होती है, इसमें कोई तो फिर आप ठीक है मतलब ये तो तहसीन ये तो हमें इस्लाम भी सिखाता है। तहसीन आबदी साहबा, फिर आप भी अपॉलॉजी करें, आप तो सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे रहे थे। देखिए मैंने फिर अगेन कहूंगी, हम बनाने वाले थे, हमारी नीयत साफ थी तो हमने एपीसी बुलाई थी, हमने तमाम लोगों को इकट्ठा किया था। ये तहरीक एक बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रही थी, लेकिन किसके कहने पर, किसके थ्रू इस तहरीक जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों को, फाउंडर्स को ही अलग कर दिया गया। तो ये तमाम डील्स मैं फिर अगेन वो रिपीट नहीं करना चाह रही, डील्स तो वहां होती है जहां आसानियां मिल रही होती हैं। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि ये अवाम दुश्मन तहरीक अवाम दुश्मन हुकूमत है, इनको घर जाना चाहिए। ये डिजर्व नहीं करते हैं इस मुल्क को रूल करना, ये डिजर्व नहीं करते इस मुल्क की आवाम को रूल करना। ठीक है, पर मुझे आगे मैं बढ़ाऊंगा प्रोग्राम को। एमक्यूएम बहादराबाद के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और फिर आज एमक्यूएम ओआरसी के जो चेयरमैन हैं जनाब फारूक सत्तार साहब, उन्होंने फिर सबको कहा है कि आए मिल बैठकर कोई लाए अमल बनाते हैं। आपको लग रहा है कि स्पेशली सिंध में जो अपोजिशन की जमातें हैं, अगर वो इत्तेहाद करती हैं तो आपके वोट बैंक में कमी होगी, या आप उनको सिंध में दावत क्यों नहीं देते कि आपके साथ आके वो हुकूमत में शामिल हों? देखें साजिद, हमें इट्स मीन लॉन्ग कि सिंध के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अवाम जिस तरह हम पे ट्रस्ट करते चले आए हैं, बाई इलेक्शन इसका बहुत बहुत वाज़ेह सबूत है कि कौन सी पार्टी जिनको सेलेक्ट करके जिताया गया था बाई इलेक्शंस में, वो तमाम पोल खुलते जा रहे हैं तमाम जगहों पे, नॉट ओनली सिंध, पाकिस्तान के और हिस्सों में भी जहां जहां पे बाई इलेक्शंस हुए तो वहां पे अवामी मैंडेट सामने आया। तो क्या क्राइटेरिया होता है आपकी पसंदीदगी का, कि अवाम आपको कितना पसंद करते हैं, वोट ही एक क्राइटेरिया होता है ना, उसी में हम फैसला करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिंध गवर्नमेंट को किसी भी अपोजिशन की पार्टी से, किसी भी उससे किसी का कोई डर है। जहां आपने एमक्यूएम की बात की तो देखिए जी, ये इनका है, को बेहतर तरीके से सॉल्व करना चाहिए, हर चीज पे तमाशा बना दें। वही अगेन बात करूंगी कि जब से इन्होंने अपने कायद को ही डिसोन किया है, बानी को ही डिसोन किया है, उसके बाद से जिस तरह ये बेचारे रुल रहे हैं, टोला बना लिया है, बस वो चंद लोग हैं उन्हीं के हाथ पे खेल रही है पार्टी। मुमकिन है अगर ये तमाम जो धड़े हैं अगर ये मिल जाएं और इनकी सरबराही कोई एक करे तो पीपल्स पार्टी को कितना इस पे लॉस हो सकता है? आपके वोट बैंक में आपको नहीं लगता कमी आएगी? देखिए मैं समझ गई आपका किसकी तरफ इशारा है, किसको लाने की कोशिश की है, मैं मॉनिटर करती हूँ चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को किसी भी तरह का कोई खतरा है। एक ऐसी जमात की जिसने अपने बनाने वाले को निकाल के बाहर कर दिया और उसको ही क्या क्या एलिगेशंस लगा दिया, आपको लगता है कि लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? लोग मतलब कि कुछ भी था कि एक चीज जो लोगों को सामने नजर आ रही है कि जब आप अपने लोगों के नहीं है तो आप आवाम के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? तो पीपल्स पार्टी को कम से कम इस तरह के टोलों से, छोटे छोटे मफाद परस्त टोलों से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 4, 5 क्या ये 10 भी मिल जाए तब भी पीपल्स पार्टी के लिए कम से कम कोई भी थ्रेट नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहिबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मेंबर सूबा असेंबली गुलाम जिलानी साहब ने। जिलानी साहब खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये बताइएगा, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और स्पेशली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है एमक्यूएम ओआरसी के रहनुमा फारूक सत्तार साहब की। ये अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला हल भी तो हो सकते हैं। फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि मैं तो तैयार हूँ। साजिद भाई, अब अगर एमक्यूएम की बात करेंगे तो एमक्यूएम जो है वो एक ही है, वो है एमक्यूएम पाकिस्तान। ठीक है। और उसके इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। तमाम कारकुनान ने, जिम्मेदारान ने उसमें बिल्कुल हिस्सा लिया है। मैंने खुद उसमें वोट डाला है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के इंटर पार्टी इलेक्शन है तो इसमें दूसरी किसी जमात को एतराज करने का क्या जवाब बनता है? लेकिन जो उन्होंने पार्टी के इलेक्शन होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में भी होते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई में भी है, नून लीग में भी है, कोई एतराज नहीं करता। एमक्यूएम जब कोई अच्छा काम करती है, कोर्ट के ऑर्डर पे काम कर रही होती है, तो उस पे जो है दूसरे लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं। फारूक सत्तार भाई की अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के खुद जिम्मेदार है, वो जो मर्जी करें। अब अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन करा रही है तो किसी और के पेट में दर्द होना, मैं नहीं समझता कि किस बात से, क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो आपको तो दावत दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम अगर कहीं टूट फूट का शिकार हैं तो वो तो रेडी हैं। तो आप क्या एमक्यूएम बहादराबाद क्या कहेगी? क्या आप वेलकम करेंगे फारूक सत्तार साहब को?
देखिए, खालिद मकबूल सदीकी भाई ने, जो MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर भी हैं, उन्होंने 10 दफा ये बात की है, और आज उन्हीं के हवाले से एक दफा मैं भी अर्ज कर दूं कि MQM के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हुए हैं ना। जो भी MQM पाकिस्तान के डिसिप्लिन पे काम करते हुए, उसके आइन पे काम करते हुए MQM में आना चाहता है, बिल्कुल आए, हर एक के लिए दरवाजे खुले हुए, लेकिन शर्त यही है कि उसको MQM की नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करनी होगी और उसी पे काम करते हुए जो है वो तहरीक का हिस्सा बनना होगा। अच्छा, जिस नज़्म ज़ब्त की आपने बात की, फारूक सत्तार साहब ने ये भी इल्ज़ामात लगाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपने लॉज को फॉलो नहीं किया, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, इलेक्शन कमीशन को आप लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया, बस आपने खाना पूरी की है और जल्द अज जल्द ये तमाम चीज़ें आपने खुद से की हैं। मतलब एक जमहूरी रवैया नज़र नहीं आया आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? नहीं, डिफाइन करने वाली बात ही नहीं है। मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है, और जो इदारे हैं जो इलेक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फारूक सत्तार भाई को किसने दिया कि हमारे इलेक्शन पे जो है वो तनकीद करें? वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, अपनी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। अव्वल तो उनके बाद गिनती के 4 लोग हैं, वो जो मुशीर रखे हुए हैं, उन्होंने ही फारूक भाई को इस न्याय तक पहुंचाया है। तो आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा फारूक भाई से कि वो आए और MQM का हिस्सा बने। अच्छा, उनको जो इज्जत है वो देने की पूरी। जिलानी साहब, उन मुशीरान का नाम भी अगर आप ले लेते। सर, पूरी दुनिया जानती है उन मुशीरों को जो उनके साथ हैं, और वही शुरू से उनका जो है वो इस मैच तक लेकर आए। कितने परसेंट चांस है कि वो MQM के उसी फ्लैग के तले और उसी नज़्म ज़ब्त के तले वो फिर से आएंगे और आप उनको गले लगाएंगे? आपको लग रहा है कि आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? देखिए, हमारी तरफ से मैंने पहले भी कहा कि किसी के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है ना। जो कहना चाहता है वो आए, बिल्कुल। उसमें हर पार्टी के तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए, अगर MQM का हिस्सा बनना चाहते हैं वो आए, पार्टी के डिसिप्लिन को चले फॉलो करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुलाम साहब, आगे बढ़ूंगा मैं। और महंगाई की शरह भी आपके सामने है। डॉलर की ऊंची उड़ान अभी तक थम ना सकी, महंगाई का एक भूचाल, एक मतलब ये कहें कि चीखें निकाल दी हैं आम आवाम की। तो आप अभी तक वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या ये आप आवाम पर आप इस जुल्म और इस जबर में आप हिस्सेदार खुद को नहीं समझते? आप समझ रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई है तो आप साइड पे हो जाएं? आप इस, वो कहते हैं ना कि गुनाह कबीरा का, आप क्यों उसके शराकतदार बन रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और मैं अगर आपको ये बात करूं कि जो इस पर महंगाई है, उसमें जो गरीब आदमी का दारोमदार जिम्मेदार होता है वो आटा, चीनी, दाल, चावल पर होता है ना। ऐसा ही है। और आटा और चीनी जो है वो सिंध में पैदा होता है। ठीक तो है। ये बात हमें यहाँ के CM से, यहाँ के वजीर खुराक से पता करनी चाहिए कि सिंध का आटा जो है वो कहाँ बेचा जा रहा है। जो कराची में आटा 85 रुपए और 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शुगर मिलें हमारी जो है, उनका किसान जो है वो किसी और को, जो जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, उनके बगैर जो है किसी को गन्ना नहीं बेच सकता। और उनको जो गन्ना दिया जाता है वो रेट से भी 50 रुपए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी, आप सुन रहे हैं आपको जी। तो जो हारी गन्ना पैदा कर रहा है बेचारा, जो पूरे साल मेहनत करता है, उसको उसका मुआवजा नहीं मिलता। और शुगर उठा के जो है वो इन्होंने अपने अपने जो है गोदामों में सेव कर रखी है। आटा अपने पास रखा हुआ है और इस जनवरी में आटे की सप्लाई देंगे। भाई अभी आटा 1-2 महीने अपने पास रख के क्या करेंगे? और कीमत बढ़ाएंगे। तो जितना मैं समझता हूँ कि डॉलर ने नुकसान किया है गरीब आवाम का, इतना ही सिंध सरकार ने भी किया है ना। अगर ये चीजें सस्ती हो जाए तो गरीब आदमी जो है अपना गुजर कर सकता है। बाकी आलमी मार्केट में आपको पता है कि डॉलर की जो है वो शरह तमाम दुनिया में बड़ी है। पेट्रोल भी मतलब की वजह से बढ़ा, जब डॉलर महंगा। मतलब जहां तक मैं समझ पाया जिलानी साहब, आप पूरा महंगाई का जिम्मेदार एक डॉलर और एक सिंध हुकूमत को आप समझ रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत की नालायकियों पे कोई आपकी तवज्जो नहीं है कि वज़रा भी तब्दील हुए और हमाद अजहर साहब ने NLG के जो मतलब जो उनको प्रोजेक्ट आगे लेने थे उन्होंने उसमें ताख़ीर की। अभी सर्दियों में फिर से मतलब गैस का शदीद बहरान आएगा। आपको नहीं लगता कि ये वज़रा की भी नाकामी है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेकसूर है या उसका कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
मैं बात कर रहा हूँ सिंध के हवाले से कि सिंध के जो लोग मुतासिर हैं, जो 25,000 रुपए तक की जो गवर्नमेंट ने खुद जो है मजदूरी रखी थी महीने की, उस पे अभी तक जो है जून से लेके और आज अक्टूबर खत्म हो रहा है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका कि 18,000 रुपए से अगर 7,000 रुपए बढ़ के मजदूर को उसकी दिहाड़ी मिलेगी तो हो सकता है कि कुछ बेहतर अंदाज में सरवाइव कर सके। और बिल्कुल डॉलर को कंट्रोल करने में, और मैं वफाकी हुकूमत से भी कहूंगा कि इन चीजों के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट में आती है सब्सिडी दें, पहले की गवर्नमेंट भी दिया करती थी, आप कर्जा ले रहे हैं, बिल्कुल लें, सारी चीजें कर रहे हैं। डॉलर की जो ऊंची उड़ान है इसको भी रोकने में जो है इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुल्क की जो माशा एमक्यूएम लास्ट में गुलाम जिलानी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या करेगी अगर लेट सपोज आखिरी के 1.5-2 साल भी वफाकी हुकूमत की ये जो सिमत का तयन है पता अगर न लग सका? जी आप सुन रहे हैं जिलानी साहब? क्या आप जी, मेरा ये सवाल था कि एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या लाएअमल होगा अगर ये महंगाई कंट्रोल वफाकी हुकूमत न कर सकी, तो आप फिर भी साथ बैठेंगे उनके? देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं सबसे पहले जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, ठीक है ना? और बिल्कुल जो है जहाँ पे भी गरीब आवाम के साथ ज्यादती होगी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उस अपना स्टैंड उसमें बिल्कुल लेती है और इस पे अपनी हिकमत अमली बना भी रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो इसमें एमक्यूएम अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। आप अपने लोगों को जवाब दे है ना कि अगर एक वफाकी हुकूमत नहीं मुल्क चला पा रही या कुछ मामलात आगे पीछे हो रहे हैं और अवाम का अगर नुकसान हो रहा है तो आप उसके शराकतदार ना बने, आप वहां से उस कोलेशन को तोड़ दें, आप साइड हो जाएं और अपनी अवाम के आगे आप कम अज कम सुरखरू तो होंगे। मैंने आपसे बताया ना साहिद भाई कि इस पे जो है वो बिल्कुल जो है वो सारी चीजों पे जो है नोटेड हो रही हैं और जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इसी तरह इंशाल्लाह जो है अब आने वाले दिनों में इसी महीने में आप देखेंगे कि अगर हुकूमत इन चीजों को कंट्रोल नहीं करती है, इन पे सब्सिडी नहीं देती गरीब आवाम को, तो इंशाल्लाह एमक्यूएम आपको सड़कों पर नजर भी आएगी। मतलब कमिंग वीक में आप वफाकी हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं? ये फैसला जो है वो हमारी राब्ता कमेटी करती है और इस पर गौर व फिक्र जारी है और जो बेहतर फैसला राब्ता कमेटी करेगी हम उनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। समाजी सरगर्मियां भी शहर कायद में जारी हैं, इस पर नुमाइंदा वीनस अनवर मक्सी ने रिपोर्ट तैयार की है। जी अनवर, बताइएगा किस तरह की सरगर्मियां जारी हैं? कोरंगी प्रेस क्लब की 6ठी एनिवर्सरी के मौके पर हम सईद रियाज हुसैन शाह एडवाइज़र टू सीएम सिंध उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कोरंगी डीसी कोरंगी उनसे भी बात करेंगे, डीआईजी मोटरवे अलीशेर जखरानी से भी हम बात करेंगे। 6ठी एनिवर्सरी के मौके पर उनका क्या कहना। किसी कौम के शऊर को अगर आप जज करना चाहते हैं तो आपको 5th पिलर को स्टडी करना होता है, जो आवाम को एक शऊर देना और उस गुलाम वाले सोच को उजागर करना है कि वो गुलाम नहीं, वो एक शहरी है। इस शहरी वाली हैसियत दिलाने के लिए आपको 2 एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है, एक आपकी जुडिशरी है, सेकंड आपके ये प्रेस का रोल होता है। तो प्रेस क्लब किसी नेशन के उजागर और एक नेशन बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इदारा है। अगर उसकी ज़रूरत आप महसूस करना चाहते हैं तो आप अपने प्रेस क्लब्स और प्रेस सेगमेंट्स को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वो ओपिनियन क्रिएटर भी वो हो जाते हैं, आपके सोसाइटी को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा रोल होता है और आवाम को एक बाशऊर आवाम बनाने के लिए उनका एक किरदार होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 6ठी आपकी एक एनिवर्सरी है तो एक आपके लिए वो इनकलाबी स्टेप होगा कि यहाँ के लोगों में ना सिर्फ शऊर होगा, अपने हकूक़ के लिए लड़ते भी रहेंगे और आवाम को भी एहसास दिलाएंगे और हुकूमत को भी ये चीज़ें पहुंचाते रहेंगे और एक बाशऊर आवाम को क्रिएट करने में बड़ा इनका रोल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, महंगाई का तो हम हमेशा ही जो है कहते रहते हैं, हमने हमारी लीडरशिप ने आवाज़ हमेशा उठाई, गरीबों की आवाज़ उठाई, पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाई। देखें, आप मिसाल लें, जो आदमी है जो डेली वेजर है वो अगर दिन का 400-500 कमाता है और कभी कभी उनको दिहाड़ी मिलती ही नहीं है, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे खाएगा। एक दिन एक सुबह को खाते हैं तो शाम का नहीं होता। हम ये हुकूमत मैंने बार बार हर फोरम पे कहा है कि ये हुकूमत चाहती है कि लोगों को लंगर खानों पे लगाएं और वो जाके प्लेट पकड़ के लाइनों में खड़े रहें और भीख मांगें।
क्योंकि इन्होंने हालत ऐसी कर दी है। अभी जो बाइक चलाते थे वो भी मतलब चाहते हैं कि वो भी जो है रह जाएं, उनको भी जो साइकिल पे भी साइकिलें भी नहीं है, पैदल चलें, ये हालत कर दी है। मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे आ गया पेट्रोल 37 रुपये, 137 रुपये। आपने जो है कहा था, कल हमने न्यूज़ देखी थी, उसमें 5 रुपए की समरी आई थी, वो भी हम तो उसको भी जो है वो करते एहतजाज करते उस पर, मगर इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिया। जुल्म आवाम के साथ कर दिया। पेट्रोल महंगा तो मीन्स हर चीज़ महंगी, खाने पीने के अशिया महंगे, हर रिहाइश के हर चीज़ें आपको महंगी मिलेगी, खाने पीने की, आपके भाड़े जो है, किराए जो हो गए, आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, सब महंगे। तो ये तो अवाम के साथ जुल्म है। हम तो हर जगह पे इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे और अभी अवाम हमारे साथ इंशाल्लाह उठ खड़ी होगी इनका तख्ता उलटने में। अच्छा सर, मजीद मुबारकबाद देना चाहूँगी कोरंगी की जो है प्रेस क्लब की टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है काम शुरू किया है और अब माशाल्लाह उनको 6 साल हो रहे हैं तो अपने प्रोग्राम को जो है मुबाय तकमील तक पहुंचाते हुए। तो जो तोशाक मीरानी साहब है, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तो उन्होंने मुझे यहाँ पर जो है इनवाइट किया और जो है जितनी रिस्पेक्ट दी, और मैं उनके लिए दुआ गूँ कि इसी तरह वो लोग जो है आगे बढ़ते रहें और जो है जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो इसी तरह खिदमत करते रहें और उनके जो मसले मसाइल हैं तो उनको तो उजागर करते रहें ताकि उनके मसलों का कुछ जो हल निकल सकता है वो निकलते जाए। हमने कोरंगी प्रेस क्लब की 6th एनिवर्सरी के मौके पर हमने बात की है सईद रियाज हुसैन शाह, एडवाइज़र टू सीएम सिंध कोरंगी, डीसी कोरंगी से और डीआईजी मोटरवे से। उनका यही कहना है कि कोरंगी प्रेस क्लब कोरंगी के अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कैमरामैन अमजद के साथ अनवर मक्सी, वीनस HD न्यूज़, कराची। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब गौहर खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया। गौहर साहब खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप समझ भी गए होंगे कि महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। मैं उसके बाद आऊंगा पीडीएम पर और बाकी चीजों पर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि महंगाई का ये जो जिन है ये आपसे बोतल में अभी तक कैद नहीं हो रहा और अब आपको अवाम की चीखें भी सुनाई दे रही होंगी। ऐसा क्यों है कि अशिया खुर्दनोश भी आप अवाम से छीनते जा रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने और पीएम साहब ने एक पॉलिसी मुरतब दी है कि जिसमें आम आदमी को कुछ रिलीफ दिया जाएगा, जो बाइक चलाने वाला है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, वो रिलीफ कैसे देंगे अवाम तक? तो अब तो अवाम की चीखें निकाल दी सर आप लोगों ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साजिद भाई। पहली बात यह है कि अपोजिशन के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, ना इनके पास कहने के लिए हमारे ऊपर करप्शन के कोई इल्जाम है, ना हम यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे, दुबई और लंदन में कोई जायदादें नहीं बना रहे, ये चीजें इनके पास है नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इन बेचारों के पास कुछ कहने को है नहीं। ये महंगाई, सुबह उठते हैं महंगाई, दोपहर को भी महंगाई, रात को भी महंगाई के रोना रोते। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में है और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया महंगाई के उसमें आई हुई है, सर्कल में लिपटी हुई है। तो इंशाल्लाह इस पे खान साहब रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इकामात भी जारी कर रहे हैं और इजलास भी हो रहा है। ये 5-6 महीने 1 साल का टाइम होगा, इंशाल्लाह इससे हम निकल आएंगे, इनका ये रोना धोना खत्म हो जाएगा। ये गौर खटक साहब, ये अपोजिशन का रोना नहीं है, ये आम आदमी का रोना है कि आम आदमी को रोजगार भी नहीं मिला। अब तो महंगाई में वो तो 2 टाइम खाना भी नहीं खा पा रहा वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है। अल्लाह ना करे कि इतने बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है और पाकिस्तान में इसके इतने असरात नहीं हुए। तारीख की बुलंद तरीन
तारीख की बुलंद तरीन प्राइसेस पर है पेट्रोल और आटे के प्राइस, चीनी के प्राइस, अशिया खुर्दानोश के प्राइस। चाहता हूँ क्या इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में अरूज पर नहीं है? बिल्कुल है। पहली मर्तबा $85 का बैरल हुआ है पेट्रोल का, पहली मर्तबा दुनिया में इतना महंगा हुआ है, तो उसके असरात तो होंगे ना, तो पूरी दुनिया गौर खटक साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, 157 रुपए का फी बैरल था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 113 रुपए पर पेट्रोल दे रही थी फी लीटर, तो आप आवाम को सब्सिडी देना सर। मैं यहाँ पर आपके तवज्जो से चैलेंज देता हूँ कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 140 रुपए का पेट्रोल डीजल भेजा है, उस वक्त जब 75 बैरल का था, मैंने खुद भेजा है। ये आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैंने खुद भेजा है। तारीख गवाह अगर आप कहे मैं आपको भेज दूंगा उसकी डिटेल। दूसरी बात जो आपने की कि अब पीटीएम जो रोना धोना कर रही है, तो अगर आपको याद हो पीटीएम ने पिछले साल दिसंबर में हमें घर भेजना था और ये बड़े अरूज पे थे, रोडों में नाच रहे थे, गा रहे थे। पिछला दिसंबर भी गया, ये दिसंबर भी चला जाएगा, इंशाल्लाह ये 5 साल भी हम पूरे कर रहे हैं और अगले 5 साल 2/3 अक्सरियत के साथ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इनका ये रोना धोना हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। अभी भी मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अगर आप चाहे मैं आपको व्हाट्सएप कर लेता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कितनी महंगाई हुई, पेट्रोल कितना महंगा हुआ है, तेल कितना, घी कितना महंगा हुआ है और पाकिस्तान में उसको कितना असरात हुए, हमने कितने % किया है। ये चीजें इनको नजर नहीं आ रही है, इनको सिर्फ एक रोना धोना इन्होंने इशू बनाया हुआ है कि महंगाई है, लेकिन चले दुनिया में महंगाई नहीं है। चले गौर, पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा नहीं है। गौर खटक साहब, बनास्पति घी तेल वगैरह महंगा नहीं है पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते। गौर खटक साहब, जिस तरह पीएम इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो बिल जलाते थे और वो आवाम को कहते थे कि कोई बिल जमा ना करवाए, इस वक्त भी बिजली के बम आवाम पर आप गिरा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये पीडीएम की जमातें और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब शायद मिलने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रही है और अगर इन्होंने भी वही रविश रखी तो आपको कितना खतरा है इससे? अच्छा जी, पहली बात तो ये है, मुझे अच्छी आती है, इनके सबके मफादात है ना, अपने अपने मौलाना साहब के अपने मफादात है, पीएमएलएन के अपने मफादात है और पीपल्स पार्टी के अपने मफादात है। मैंने आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में पिछले साल चैलेंज दिया था कि पीपल्स पार्टी कभी भी रिजाइन नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी बड़े समझदारी से खेल रही, उनको पता है कि अगर हमने रिजाइन कर दिया तो अगली मरतबा सिंध में हमारी हुकूमत आएगी नहीं, और ऐसा ही हुआ। इंशाल्लाह नहीं आएगी और इंशाल्लाह नहीं आएगी, आपको लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक पीएमएलएन की और मौलाना साहब की बात है तो ये अपना टाइम पास कर रहे हैं, इनको कुछ तो करना है ना। घर बैठे 6 महीने के बाद ये निकल आते हैं, इनको याद आ जाते हैं महंगाई या पोजीशन का किरदार। आज तक इन्होंने क्या किया आवाम के लिए? कभी आवाम की बात की है? इनको अभी मैं आपको आपकी तवज्जो से इनको चैलेंज दे रहा हूँ, खान साहब इनको एनआरओ दे दे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, इनको एनआरओ चाहिए, आपने एनआरओ इनको कभी भी नहीं मिलेगा। आपने गौर खटक साहब नेब ऑर्डिनेंस तरमीमी अमेंडमेंट्स जो आप लोगों ने की हैं, नेब कानून में तरामीम की हैं, वो आपने पढ़ी होंगी। उसमें आपको नहीं लगता कि पीएम इमरान खान साहब ने एनआरओ दे दिया, उसमें तो मजीद आसानियां कर दिया आपने, और आज आपने देख लिया खुर्शीद शाह साहब की जमानत भी हो गई। कहीं आप लोग एनआरओ दे तो नहीं दिया सबको, आप लोगों ने मुकमुका हो तो नहीं गया? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एनआरओ कभी ना देंगे, ना देने का सोचा है, ना कभी इनको मिलेगा एनआरओ। इन सब का एहतिसाब होगा, बल्कि हमारे अगर अपने हुकूमती अरकान पर भी कोई करप्शन आती है तो उसका भी एहतिसाब होगा। इमरान खान वो लीडर है, जैसे अभी आपने देखा कि एजीआई ने प्रोपेगेंडा खोला और इमरान खान ने सबसे पहले दुनिया में उस पर कमीशन बनाया। आज तक उस पर किसी ने कमीशन नहीं बनाया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने उस पर कमीशन बना दिया है। इमरान खान कभी भी करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो फिर नेप तो फिर तो किए कि ब्यूरोक्रेट और जो टैक्स पेड लोग हैं उनको तंग ना किया जाए, उसके हवाले से तरमीम हमने अपोजिशन को भी दावत दी थी कि हमारे साथ बैठे, लेकिन आपको पता है अपोजिशन बैठती नहीं। अभी हम बायोमेट्रिक इलेक्शन पे जाना चाह रहे, हमेशा लोग कोरोना रोते कि इलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो आज है ना बायोमेट्रिक इलेक्शन पे कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। तो अगर कि आवाम ने इनको क्या देना है, और यही अल्फाज जो आप कह रहे हैं उनकी नीयतें अच्छी नहीं है, यही उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन गई है माजरत के साथ। इलेक्शन कमीशन मतलब गौर खटक साहब, आपको नहीं लगता मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू, अगर आपकी फेवर में बात ना हो तो आप कहते हैं कि ये पार्टी हो गई है? सर, बात यह है कि मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए।
आज तक तारीख में कभी भी इलेक्शन के बाद किसी ने नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, अच्छा साफ सुथरा इलेक्शन हुआ है। अब हम जब वो करने जा रहे हैं, बायोमेट्रिक इलेक्शन पे जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए हमारे साथ बैठे, अगर हम कोई गलत काम करना चाह रहे हैं हमें समझाए ना। तो उन्होंने आपको सर, तो उन्होंने आपको गौहर खट्टक साहब 37 तहफुजात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आपको दिए हैं, वो खदशात आप दूर करें ना उनके। बिल्कुल दूर करेंगे, एक एक पॉइंट उनका दूर किया जाएगा। हम अपोजिशन को भी दावत दे रहे हैं कि आप आ जाए, अगर आपकी कोई खदशात है उसको भी हम दूर करेंगे। एक एक बात, एक एक पॉइंट इनका दूर किया जाएगा, बैठे तो सही ना हमारे साथ। और इंशाल्लाह आपको लिख के दे रहा हूँ कि इलेक्शन बायोमेट्रिक चलें, ठीक है। लास्ट में, ठीक है, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप जो 50 लाख घर देने वाले थे, नौकरियां देने वाले थे, वो जो तमाम आपके वादे थे अवाम से, वो पूरे होंगे इसी साल? इंशाल्लाह। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां बिल्कुल हम देने जा रहे थे। कोरोना की वजह से वो हमारा मंसूबा थोड़ा सा पीछे लेकिन फवाद, मंसूबे देने जा रहे हैं, सॉरी सर, वो कर्जे दे रहे बिला सूद के, नौजवान रोजगार प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है, और जो सस्ते मकानात है उनका काम भी शुरू है केपी के और पंजाब में। और एक बात बता दूं कि इमरान खान जो कहता है वो करता है। अच्छा, वो मुंह जबानी कलामी बातें नहीं करता है। मैं आपको सर गौहर खट्टक साहब, फवाद चौधरी साहब आपके वफाकी वजीर हैं, वो कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां हम दे चुके हैं। सर लगे हुए इस पे, देखिए ये जब हम 5 साल पूरे करेंगे हम आपको लिख के देंगे हमने कितनी नौकरियां दी, कितने मकान बनाए, कितना कर्जा वापसी किया। ये सारी चीजें आ जाएगी रिकॉर्ड पे। हमें 5 साल पूरे करने थे और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती है और अगले 5 साल भी हमारे होंगे इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया गौहर खट्टक साहब, आपने वफाकी हुकूमत का मौकिफ पेश किया। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MQM ORC के रहनुमा असलम भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब खुशामदीद कहेंगे, सुन सकते हैं आप? जी सजादा, बिल्कुल सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज चेयरमैन आपके फारूक सत्तार साहब, चेयरमैन ORC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको दावत भी दी और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी चैलेंज किया। लेकिन हमारी बात हुई गुलाम जिलानी साहब से, मेंबर सूबाई असेंबली MQM बहादराबाद, वो कह रहे हैं कि ये हमारा अपना पर्सनल मामला है। फारूक सत्तार साहब कौन होते हैं इसको चैलेंज करने वाले? अच्छा, ये सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया और मैं शुक्रिया आपने मुझसे सवाल किया। और मेरा बीइंग एक कारकुन MQM के, मेरा यह हक बनता है कि मैं इसका जवाब दूं। जिलानी साहब ने जो ये बात कही है कि डॉक्टर फारूक सत्तार कौन होते हैं और जिन्होंने ये पोजीशन ली है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये पिटीशन दाखिल नहीं की है और MQM के जो मौजूदा कारकुनान हैं उन लोगों ने ये पिटीशन दाखिल की है और ये उनका कानूनी और बिल्कुल कानूनी तौर पर उनका हक बनता है, जिन्होंने 20-25 साल दिए हैं इस पार्टी के अंदर। और उनका ये जब दिन और रात इन्होंने मेहनत करके इस पार्टी के हवाले से जब काम किया, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, तो ये कौन होते हैं किसी को निकाल के खड़ा करने वाले बाहर। एक बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वाज़ेह तौर पे जो कराची की जो सूरत हाल है, जो पार्टी की जो सूरत हाल है, वो दीगर चीज़ों की जो सूरत हाल है, उसमें फारूक भाई ने फिर एक दफ़ा स्टेप बढ़ा के आगे कदम बढ़ा के और सबको एक होने की बात की, उसको ज़रूरत पे जोर दिया उन्होंने। और जहाँ तक इंट्रा पार्टी का ताल्लुक है, तो सजाद साहब, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कराया गया है और अचानक जो कराया गया, एक दुनिया का एक दस्तूर होता है, पार्टियों में इलेक्शन हुआ करते हैं। हमने भी तकरीबन मुसलसल इस पार्टी के अंदर ये इलेक्शन हमने भी देखे हैं। हमें भी बीइंग ए कारकुन आज 22 साल हो गए इस पार्टी के साथ मुंसलिक हुए हुए, और हम MQM के कारकुन हैं। हम जिलानी साहब के या दीगर किसी बंदे के कारकुन नहीं है, हम MQM के कारकुन हैं। लिहाजा ये हमारा हक बनता है एज ए कारकुन कि हम अपने जिम्मेदारान से ये पूछें कि कारकुनों को क्यों नहीं हक दिया गया वोटिंग का, क्यों नहीं उसको बुला के वोट में उनको नॉमिनेट करके उनको कहा गया कि वोट दिया जाएगा। लियाकत अली खान शहीद के नाम पर, जिस वक्त शहीद के नाम पर बरसी मनाई गई और उन्हीं के ही बरसी के मौके पर चंद साथियों को बुलाकर और इन्होंने वोटिंग कराई, जो कि किसी को भी नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपकी नॉलेज में, मीडिया की नॉलेज में ये चीज थी कि इंट्रा पार्टी का कोई इलेक्शन हो रहा है? ये एक मखसूस लोग हैं जो अपने आप को दोबारा इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे हमारा यह हक बनता है कि हम भी वोट डालें
मैं तो इतना कहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि वोट को अगर इज्जत नहीं दे सकते हो तो कारकुन को वोट देने का हक तो दो। कारकुन का ये बेसिकली एक उनका कारकुन का एक बेसिक ये चीज है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर कारकुन एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर कारकुन नहीं है तो कोई बड़ा लीडर नहीं बन सकता, अगर कारकुन नहीं है तो कोई सीनियर रहनुमा नहीं बन सकता। ये कारकुन ही है जो कंधों पे बिठा के बड़े बड़े रहनुमा और जिनको बड़े बड़े जिम्मेदार बनाते हैं। तो आज आपने कारकुनों को कैसे ठीक है भुट्टो साहब, ठीक है भुट्टो साहब, एमक्यूएम बहादुराबाद के लोगों का कहना है कि मुश्किल वक्त में एमक्यूएम आप ओआरसी के चेयरमैन फारूक सत्तार साहब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली और हमारे नजरिए को नुकसान दिया, एमक्यूएम पाकिस्तान की सोच को नुकसान दिया, नज्म ज़ब्त को नुकसान दिया। आप लोगों ने तो पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये इल्जामात हैं आप पर। देखिए, जहां तक उनका ये इल्जाम है कि गद्दारी हमने की है, ये तो वक्त बताएगा और ग्रास रूट पर मौजूद कारकुन बताएंगे कि गद्दारी किसने किसके साथ की है। और दूसरी बात ये है कि हमने किस बात पे गद्दारी की है। 22 अगस्त को जब ये वाकया होता है तो उस वक्त ग्रास रूट पे कौन खड़ा हुआ था? इन सब से पूछें कि आप ही लोगों ने फारूक सत्तार भाई का हाथ साथ दिया था और हाथ पकड़ के कहा था कि 22 अगस्त को ये वाकया हुआ है तो 23 अगस्त पे आप स्टैंड लें फारूक भाई। जब फारूक भाई ने एक स्टैंड लिया और पार्टी को मुत्तहद करने के लिए, इस कौम को मुत्तहद करने के लिए जब उन्होंने एक फैसला किया, बल्कि मिलजुल के एक फैसला किया, तो फिर वो कैसे गद्दार हो गए। और जहां तक 1.5 इंची का ताल्लुक है तो फारूक सत्तार भाई ने 1.5 इंची की दीवार खड़ी नहीं की है। जिन्होंने ये दीवारें खड़ी की हैं वो सब जानते हैं, ये सवाल करने वाले भी जानते हैं। आज भी अगर डॉक्टर फारूक सत्तार अगर एक मजे हुए सियासतदान के तौर पे अगर सामने नहीं आते, अगर आज ही डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो है वो 1.5 इंची की दीवार बनाते तो वो एमक्यूएम का प्लेटफॉर्म छोड़ के कोई दूसरी पार्टी बना लेते हैं। लेकिन आज भी डॉक्टर फारूक सत्तार हो गए या उनके साथ जो मुंसलिक जितने भी कारकुन आने वो सब के सब इस वक्त भी अगर लेकिन आपको नहीं लगता कि आप, ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये गैर कानूनी तौर पर आप पार्टी का फ्लैग और पार्टी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? एमक्यूएम बहादुराबाद ने तो आप पर क्लेम किया हुआ है कि ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए, जहां तक एमक्यूएम बहादुराबाद ने अगर ये क्लेम किया हुआ है कि हम गलत कर रहे हैं तो हम किस बेस पे गलत कर रहे हैं? हमने एमक्यूएम के कारकुन हम थे, हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। तो फिर आपने सॉरी सर, भुट्टो साहब सॉरी, फिर एमक्यूएम ओआरसी क्या है? फिर आप बहादुराबाद के साथ जम हो जाए ना सर। देखिए, जहां तक बहादुराबाद के साथ जम होने का ताल्लुक है तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या कहा है? ओआरसी का मतलब क्या है? तंजीम बहाली कमेटी। अगर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, अगर वहां बैठे तो किस तरीके से, किस सिचुएशन, किन हालात में डॉक्टर फारूक सत्तार को तो मजबूर किया गया था। अब आपके तवज्जुह से मैं कहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि हम कौन होते हैं, एमक्यूएम के कारकुन है कि नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि जब अब 3 महीने पहले जब हम डॉक्टर खालिद मकबूल भाई से जब हम पूरा हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए गया था तो मेरे भाई हम पीपुल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं गए थे, हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं गए थे, हम पीएसबी के प्लेटफॉर्म से नहीं गए थे, हम अपने कन्वीनर से मिलने के लिए गए थे। बीइंग एज एमक्यूएम कारकुन की हैसियत से हम मिलने गए थे और खालिद मकबूल भाई के साथ हमारी जो मुलाकात हुई थी और तवील मुलाकात हुई थी, उसमें बहुत सारी बातें हुई थी। चूंकि मैं एक नज्म ज़ब्त का एक पाबंद हूँ, जो वहां बातें हुई थी वो पार्टी की अमानत है, मैं आपको इस फोरम पे नहीं बता सकता। लेकिन डॉक्टर साहब से जो बात हुई थी वो डॉक्टर साहब से इसी बुनियाद पे बात हुई थी कि आपको हम कन्वीनर ऑन करते हैं तो आपके पास आए, हम किसी और के पास क्यों नहीं गए? तो सर भुट्टो साहब जब आप ऑन करते हैं, कान यहां से पकड़े, यहां से बात एक ही है, तो फिर आप बहादुराबाद के साथ बैठ जाए ना, मिलके एक ही नजरिए पे साथ एक ही पार्टी के लिए काम करें। तो फिर ये लोगों को आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं? देखिए, डिवाइड हम नहीं कर रहे सजाद साहब, मैं आपसे, साजिद भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हम डिवाइड करते हैं या डॉक्टर फारूक सत्तार अगर इसको डिवाइड तकसीम करने की पॉलिसी पे होते तो आज किसी भी सूरत पे ग्रास रूट पे फारूक भाई अगर खड़े हुए तो वो एमक्यूएम के कारकुनान को मुत्तहद करके खड़े हुए। अगर जहां तक ताल्लुक है इनको एक करने की बात है, जितनी जदोजहद हमारी है, क्योंकि ये बीइंग एक कारकुन, अगर असलम भुट्टो ये कह रहा है कि हम अपने उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे तो मुत्तहद कहलाएंगे। अगर हम 1.5 इंची दीवारें खड़ी करेंगे तो देखो कारकुनान आज भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे खड़े हुए हैं। अगर चंद जिम्मेदारों की अपनी अगर फर्ज करें कि कोई अगर रंजिशें हैं, कुछ अगर बातें हैं तो उसको भी देखना चाहिए और ये कौम पूरी देख रही है डॉक्टर फारूक सत्तार। चले, ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार का ठीक है, बिल्कुल लीड क्लीन खड़ा हुआ है और ठीक है, ग्रास रूट पे बड़ी बात है।
आज अगर ग्रास रूट पे अगर आवाम के अंदर, अगर पब्लिक के अंदर, अगर गली कूचों में अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार पे खड़े हुए। ठीक है, आप जरा देखिए कि उनमें से कौन खड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, मुझे लास्ट में ये बताइएगा, गुलाम जिलानी साहब का कहना है कि फारूक सत्तार साहब को नुकसान देने वाले उनके मुशीरान हैं। मैंने कहा सर नाम भी तो बताएं उन मुशीरान के। कहने लगा वो सबको पता है। तो आप ही बता दें सर, कौन है वो मुशीर फारूक सत्तार साहब के जिन्होंने लॉस दिया है उनको। देखें, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के जो मुशीरान थे या है जो काम कर रहे हैं, अगर वो मुशीरान कामयाब होते ना तो आज डॉक्टर फारूक सत्तार कोई दूसरा ग्रुप एमक्यूएम को हटा के दूसरी पार्टी बना चुके होते। आज एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एमक्यूएम के लिए जंग नहीं लड़ रहे होते। आज एमक्यूएम की तंजीम को बहाल करने की जंग नहीं लड़ रहे होते। ये सारे कहने की बातें हैं कि जी उनके मुशीर इस तरह के, इस तरह से। देखें, इस तरह से मामला हल नहीं होंगे, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार एक हकीकत है। इस पार्टी के अंदर दूसरा चेहरा अगर था एमक्यूएम के अंदर तो वो डॉक्टर फारूक सत्तार का था। आप ये बात समझती है, पूरी कौम भी समझती है। अगर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कोई अगर गलत अमल किया होता तो मैं तो ये जानता हूं कि आज पार्टी का तो दूसरा कोई नाम रखा हुआ होता, किसी अली बे पे, जैसे पीएमएलएन के आपको पता है ना कि पीएमएलएन अली बे पे थे, नून तक चली। लेकिन अभी भी लेकिन भुट्टो साहब, लेकिन अभी भी तो एमक्यूएम बादराबाद, पीआईबी, पीएसपी, हकीकी, अभी भी तो एमक्यूएम के 8 से 6 धड़े, 4 धड़े हैं सर। देखें, पीएसबी का आप नाम ले रहे हैं तो पीएसबी एमक्यूएम का धड़ा नहीं है। पीएसबी एमक्यूएम में से टूट के वहां जरूर गई। सर लोग वही हैं, नाम तब्दील है, सारे मामला तो वही है ना सर, लोग तो वही है ना सर, आप ही के लोग हैं ना सर। देखिए, लोग तो इन्हीं में से चुने जाते हैं ना। आप क्या समझते हैं, आज पीटीआई की अगर हुकूमत में अगर आप मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वफाकी मिनिस्टर या दीगर लोग बैठे, वो कौन है? वो आसमान तो थोड़ी उतरे, वो भी मुख्तलिफ पार्टियों से टूट टाट के वहां जाके बैठे। एक मुरब्बा जो बना हुआ है वो पीटीआई के अंदर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जहां तक एमक्यूएम को तोड़ने का ताल्लुक है तो एमक्यूएम को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे थे। इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब इंशाल्लाह ताला उनके पूरे नहीं करने देंगे। ठीक है, और फारूक भाई आज भी एमक्यूएम को मुत्तहद करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम भुट्टो साहब, आप एमक्यूएम ओआरसी का अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।